देश में चुनावी तारीखों का ऐलान हो चुका है। हरियाणा में 25 मई को लोकसभा चुनाव की वोटिंग होनी है। ऐसे में एक सीट ऐसी है जो चर्चा में बनी हुई है, क्योंकि उस सीट पर दावेदारी ही एक से बढ़कर एक है। बात कर रहे हैं हिसार लोकसभा सीट की, जहां चर्चा बड़े नामों की है। लेकिन क्या कहता है हिसार का जातीय समीकरण? क्या है इस सीट का इतिहास और किन बड़े चेहरों से यह सीट चर्चा में बनी हुई है, बताते हैं आपको इस खास खबर में। नमस्कार, मैं हूं रोहित भामला और आप देख रहे हैं खबरें अभी तक। चुनावी तारीखों के बाद हरियाणा में सियासी हलचल तेज हो गई है। हर पार्टी अपने पूरे दमखम के साथ चुनावी रण में उतर चुकी है। तो वहीं हरियाणा की इकलौती एक सीट ऐसी है जो बहुत ज्यादा चर्चा के केंद्र में बनी हुई है। बात कर रहे हैं हिसार लोकसभा सीट की, जो इस वक्त काफी अहम मानी जा रही है, क्योंकि इस सीट से उम्मीदवारों की चर्चा और जो सूची है वो इस प्रकार है। दरअसल इस सीट से बीजेपी प्रत्याशियों के लिए कैप्टन अभिमन्यु सिंह, कुलदीप बिश्नोई व रणवीर गंगवा के नाम पर चर्चा है, जबकि कांग्रेस की तरफ से पूर्व केंद्रीय मंत्री जयप्रकाश, हाल ही में बीजेपी से कांग्रेस में शामिल हुए चौधरी वीरेंद्र सिंह के बेटे ब्रजेंद्र सिंह, रिटायर्ड आईएएस चंद्रप्रकाश व अशोक मांगीवाला समेत कई नाम प्रत्याशी के लिए चल रहे हैं। तो वहीं इस सीट पर जजपा पहले से ही दावा ठोक चुकी है। यहां से दुष्यंत चौटाला या उनके भाई दिग्विजय चौटाला मैदान में उतर सकते हैं। तो वहीं इसी पर आगे की चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे आउटपुट हेड कमल कौशिक जुड़ चुके हैं। कमल जी, हिसार लोकसभा सीट इतनी अहम क्यों मानी जा रही है और हिसार में तीन राजनीतिक घराने भजनलाल, देवीलाल और वीरेंद्र सिंह के बीच मुकाबला बड़ा कैसे देखते हैं आप? देखिए, सबसे पहले हमें हिसार लोकसभा सीट को बहुत गहराई से जानना पड़ेगा। इस सवाल का जवाब देने के लिए इतिहास में जाते हैं तो आपकी बात ठीक भी है कि कुछ परिवारों के इर्द गिर्द इस लोकसभा सीट को देखा जाता है। सबसे पहले हम आपको बता दें कि 10 लोकसभा सीट हरियाणा में है, उनमें से एक है हिसार लोकसभा सीट, जो कि जनरल कैटेगरी की सीट है, यानी कि कोई भी यहां से चुनाव लड़ सकता है। 2019 की बात करें तो वीरेंद्र सिंह परिवार के खाते में यह सीट गई, या यूं कहें कि बीजेपी के खाते में गई। उस समय बीजेपी में हुआ करते थे ब्रजेंद्र सिंह, और ब्रजेंद्र सिंह को मौका मिला कि वो हिसार लोकसभा सीट पर जीत दर्ज करें। ये भी कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी फैक्टर बड़ा था, लेकिन अब कांग्रेस पार्टी में वो शामिल हो चुके हैं। लेकिन यहाँ एक सवाल आपका ये भी है कि परिवार की बात होती है। 2019 का एक उदाहरण तो सामने है, लेकिन 2014 का उदाहरण भी है, जब इनेलो के टिकट पर दुष्यंत चौटाला को यहां पर जीत मिली थी। जेजेपी तब नहीं बनी थी, इनेलो थी, और इनेलो में शामिल था एक साथ परिवार, जिसमें अजय चौटाला, अभय चौटाला, सबकी राजनीति एक साथ एक पार्टी के बैनर तले चलती भी थी। तो ये परिवारों की बात है। इतिहास देखेंगे तो भजनलाल परिवार की बात होती है, वहां से भी, उस परिवार से भी सांसद रहे हैं। भजनलाल की बात करें तो खुद उनकी भी तूती इस लोकसभा सीट पर बोलती थी। तो ये संक्षेप में मैं यही कह सकता हूं कि हाँ, परिवारों के इर्द गिर्द है, लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता है तो जो किले हैं वो भी ढहते हैं, जो गढ़ हैं वो भी ढहते हैं। वक्त बहुत बड़ा होता है और बड़ा बड़ा जो राजनीतिक घटनाक्रम है वो वक्त दिखा देता है। आने वाले समय में या 2024 के नतीजों में देखना होगा इस सीट पर कौन बाजी मारता है। जी, अभी आपने बात की 2019 की, तो हिसार के अंदर 9 विधानसभाएं हैं। तो 2019 की अगर बात करें तो क्या कहता है हिसार का जातीय समीकरण, लोकसभा सीट का जो जातीय समीकरण है, और क्या जातीय समीकरण एक अहम किरदार रहेगा हिसार लोकसभा सीट में? देखिए, जातीय समीकरण की अगर बात की जाए तो यहाँ पर रोहित, मैं कुछ आंकड़े ज़रूर देना चाहूँगा। यहाँ पर हो सकता है कि इन आंकड़ों से कुछ हमारे दर्शक सहमत ना हो, लेकिन मैं जो सेंसस 2011 है उसके मुताबिक यहाँ पर जो जातिगत समीकरण है उसकी मैं बात करना चाहूँगा। सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर बात करूँ एससी वोटर्स की, यानी कि अनुसूचित जाति की, तो लगभग हिसार पार्लियामेंट सीट पर, यानी कि इस संसदीय सीट पर अप्रोक्सीमेटली, यानी कि लगभग करीबन मैं बता रहा हूँ, ये सही आंकड़ा नहीं हो सकता, ये ऊपर नीचे हो सकता है, 3,84,930 हैं, जो कि अराउंड, ये आंकड़ा जरूर दर्शक ध्यान में रखिए कि 24% के आसपास, ये 24 से 25% हो सकता है। आप ये मानकर चलिए अनुसूचित जाति के वोटर्स हैं, और जाट बिरादरी, जाट समाज के वोटर्स भी लगभग थोड़े से कम हैं, लेकिन इतने ही है आसपास मानकर चलिए। सेंसस 2011 की बात करें, उसके बाद सेंसस नहीं हुआ, जो जनगणना है वो नहीं हुई है, लेकिन जाट समाज के वोटर्स और साथ ही अनुसूचित जाति के वोटर्स दोनों यहाँ पर बड़ी अहमियत रखते हैं। और जब बात हो रही है तो मैं एक और आंकड़ा यहाँ पर रखना चाहता हूँ। पॉपुलेशन के हिसाब से जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं उनका जो प्रतिशत है वो यहाँ पर 1.27% है रोहित। इसके अलावा यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया आपको, शेड्यूल कास्ट यानी कि अनुसूचित जाति, उनका लगभग 24% बनता है, 23.3% इसके आसपास बनता है। और जो सिख समुदाय के, सिख समाज के लोग हैं, उनका 0.82% है। बेशक कम हो ये पॉपुलेशन का आंकड़ा सिख समाज का, लेकिन
कई बार ऐसा होता है कि एक एक वोट बहुत ज़रूरी हो जाता है, और इसलिए ये मैं कह सकता हूं कि जो फैक्टर्स है, जाट समाज के वोटर्स, ये बड़ा फैक्टर है। इसके अलावा अनुसूचित जाति के वोटर्स और ब्राह्मणों की बात करें तो वो भी आंकड़ा बड़ा है। इतना बड़ा नहीं है कि वो बहुत बड़ा फैक्टर हम कहें, लेकिन हाँ, मैं फिर से कहूंगा कि हर समाज के लोग, और जातिगत समीकरण की जो कड़वी सच्चाई ये बात होती है, तो हर किसी की बहुत बड़ी अहमियत हो जाती है। रोहित जी, अभी आपने बात की जाट समाज की, तो अधिकतर पार्टियां यहां से जाट प्रत्याशी को मैदान में उतारती है। क्या लगता है इस बार भी इस पॉलिसी को अपनाया जाएगा हिसार के अंदर? देखिए, बीजेपी की बात करें तो बीजेपी जाहिर तौर पर ये चाहेगी कि रिटेन हो सीट, क्योंकि बृजेंद्र सिंह एक नाम था 2019 में। अब कांग्रेस पार्टी में वो बेशक चले गए हों, लेकिन बीजेपी ये जानती है कि उनके खाते में सीट थी और उनको दोबारा चाहिए। 10 की 10 लोकसभा सीट जीतने का दावा है। चर्चाएं हैं, सोशल मीडिया पर भी चर्चाएं हैं और राजनीतिक गलियारों में भी है। कैप्टन अभिमन्यु का नाम बीजेपी की तरफ से आ रहा है। कांग्रेस पार्टी को भी कोई ऐसा चेहरा चुनना होगा जो कैप्टन अभिमन्यु को टक्कर दे सके। हालांकि ये सिर्फ चर्चाएं हैं, अंतिम निर्णय तो लेना है बीजेपी आलाकमान को। अभी सूत्रों के हवाले से खबर कल भी आई थी, तो आपकी बात ठीक है कि हो सकता है कि जाट समाज से कोई उम्मीदवार बीजेपी उतारे और कांग्रेस पार्टी इस रणनीति के तहत चलती है, या फिर कोई अलग तरह की रणनीति वो अपनाती है। और आने वाले वक्त में देखना होगा, क्योंकि बृजेंद्र सिंह और इससे पीछे दुष्यंत चौटाला 2014 से 2019, ये दो आप पिछले संसदीय लोकसभा के नतीजों में देखेंगे तो इनको कामयाबी मिली, और ये जाट उम्मीदवार थे, यानी कि जाट समाज से आते थे। और दुष्यंत चौटाला 2014 में और 2019 में बृजेंद्र सिंह दोनों जाट समुदाय से आते थे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया कमल जी। एक बात और मैं रोहित कहना चाहूंगा इस बीच, एक बात और कहना चाहूंगा, क्योंकि आपने 9 विधानसभा क्षेत्रों की बात करी है। उचाना कला, इसके अलावा आदमपुर, उकलाना, नारनौल, हांसी, इसके अलावा बरवाला, हिसार, नलवा और बवानी खेड़ा, ये है 9 विधानसभा क्षेत्र। और यहाँ से 2019 में किस किस को कामयाबी मिली? जेजेपी दुष्यंत चौटाला जो कि उचाना कला से जीते थे, और इसके अलावा कुलदीप बिश्नोई पहले जीते थे, फिर उनके जो बेटे हैं उन्होंने उपचुनाव जीता था, अब वो वहां से विधायक हैं। लेकिन कह सकते हैं कांग्रेस पार्टी के खाते में उस समय गई थी, लेकिन उपचुनाव हुआ तो बीजेपी के खाते में अब ये सीट है। विधानसभा वाइज में बात कर रहा हूँ, जेजेपी की अनूप धानक जो कि उकलाना से, ये रिजर्व सीट है। इसके अलावा नारनौल से जेजेपी के खाते में गई थी रामकुमार गौतम जो खफा है पार्टी से, और साथ ही बीजेपी के खाते में गई थी हांसी सीट, जेजेपी के खाते में गई थी बरवाला सीट, बीजेपी के खाते में गई थी हिसार की सीट, बीजेपी के खाते में गई थी नलवा की सीट, और साथ ही बीजेपी के खाते में बवानी खेड़ा की सीट गई थी। और आप जानते हैं कि बिशंबर सिंह को तो अभी मंत्री भी बनाया गया, राज्य मंत्री बनाया गया है। तो भिवानी का कुछ क्षेत्र है, जींद का कुछ क्षेत्र है, और हिसार का तो पूरा ही है। एक और इंपॉर्टेंट बात लास्ट में जाते जाते मैं कहना चाहूंगा, अर्बन वोटर्स और ग्रामीण क्षेत्र के कितने वोटर्स हैं। तो इसमें अर्बन वोटर्स की बात करो हिसार पार्लियामेंट सीट में तो लगभग 4,51,012 बताए जाते हैं, ये करीबन बता रहा हूं, और ये परसेंटेज होता है अराउंड 28% के आसपास, 27.3% के आसपास। और वहीं अगर मैं नंबर ऑफ पोलिंग बूथ की बात करूं तो यहां पर 2019 के असेंबली इलेक्शन में 1751 था। पार्लियामेंट असेंबली इलेक्शन की पार्लियामेंट की बात कर रहा हूँ, पार्लियामेंट सीट के, और असेंबली जो विधानसभा बूथ होते थे उनकी मैं बात कर रहा हूँ। और यहाँ पर 2019 में जो टर्नआउट हुआ था, जो पोलिंग हुई थी, वो 72% हुई थी। मैंने आपको जो बताया अभी अर्बन का, रूरल का सुन लीजिए, 72% करीब है। रोहित, ये इंपॉर्टेंट है, 72% एज पर 2011 यानी कि 2011 के सेंसस के मुताबिक यहाँ पर जो ग्रामीण वोटर्स हैं हिसार पार्लियामेंट सीट में, वो तकरीबन 72% है। यानी कि ग्रामीण क्षेत्र पर फोकस ज्यादा रखना होगा जिससे जीतना है। यह समीकरण बहुत ज्यादा अहम है। जी कमल जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। अब आपको थोड़ा सा इस सीट के इतिहास के बारे में भी रूबरू करा देते हैं। 1952 में अस्तित्व में आई इस सीट पर 7 बार कांग्रेस परचम लहरा चुकी है। पिछले लोकसभा चुनाव में आईएएस अधिकारी की नौकरी छोड़कर भाजपा में शामिल हुए चौधरी बीरेंद्र सिंह के बेटे बृजेंद्र सिंह ने पहली बार कमल खिलाया था। लेकिन अब बृजेंद्र सिंह के कांग्रेस में शामिल होने के बाद सभी पार्टियां उम्मीदवार चयन को लेकर उलझन में है। एक दूसरे के प्रत्याशियों की घोषणा का इंतजार किया जा रहा है। गठबंधन टूटने से पहले जजपा भाजपा से इसी सीट की मांग कर रही थी। अब दोनों दल अलग हो चुके हैं, तो भाजपा जो है, अब इसके बाद जजपा जो है इस सीट पर काफी ध्यान दे रही है। देवीलाल और भजनलाल परिवार में इस सीट से लेकर काफी वर्षों तक जो है खींचतान चलती रही थी। कभी भजनलाल का परिवार जीतता था तो कभी देवीलाल के कुनबे को आशीर्वाद मिलता था। ये दोनों भले ही सरकार में साथ हो, लेकिन टिकट की दौड़ में भी है। इसी तरह विरासत की राजनीति कर रहे पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु भी टिकट के लिए जोर लगा रहे हैं। अभी तक के समीकरणों के अनुसार इस सीट पर जनता का आशीर्वाद लेने से पहले टिकट हासिल करने की जंग चल रही है। तीनों ही पीढ़ियों ने अभी तक पत्ते नहीं खोले हैं और ना ही प्रचार शुरू किया है। प्रत्याशियों के नाम पर दावे चल
रहे हैं। चर्चाओं व क्यासों का जो बाजार है वो भी गर्म है, लेकिन इतना तय है कि इस बार के चुनाव में इस सीट पर पिछले 2 चुनावों से ज्यादा रोचक मुकाबला देखने को मिल सकता है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। धन्यवाद।